नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड इवनिंग। कांग्रेस के नेता और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी बीते कई वर्षों से एक आरोप लगाते हैं। वो आरोप लगाते हैं मोदी जी की सरकार पर और कहते हैं हम दो हमारे दो की सरकार है, गरीब और गुरबा की सरकार नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव से ही ये आरोप उन्होंने चस्पा करने शुरू कर दिए थे और वो ये आरोप ताल ठोक कर लगाते हैं, सड़क में भी लगाते हैं, संसद के भीतर भी लगाते हैं। क्या हो रहा है? जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है, वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं, हम दो और हमारे दो। जैसे उस टाइम नाम सब जानते हैं, नाम सब जानते हैं। आप बोलो, आप डिस्टर्बेंस मत। हम दो हमारे दो, ये किसकी सरकार है? हम दो हमारे दो की। शुरुआती समय पर मुझे इन आरोपों पर बहुत ज़्यादा यकीन नहीं हुआ करता था। कारण था रिलायंस समूह। राहुल गांधी हम दो और हमारे दो की जो बात करते हैं, उसमें पहले हम दो हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, और दूसरे वाले दो हैं गौतम अडानी जी और मुकेश अंबानी जी। हम दो हमारे दो। तो रिलायंस समूह को तो बनाया ही कांग्रेस ने है। कांग्रेस जब सत्ता में थी और लंबे अरसे तक सत्ता में रही थी, तभी धीरूभाई अंबानी को आगे बढ़ाने में कांग्रेस के तत्कालीन मंत्रियों ने ज़बरदस्त मदद की थी। इस सच को सबको ही जानते हैं। आप अंबानी एंड सन्स किताब पढ़िए, उसमें आपको विस्तार से पढ़ने को मिलेगा। पॉलीमर प्रिंस किताब पढ़िए, उसमें भी आपको पढ़ने को मिलेगा और समझने को मिलेगा कि किस प्रकार तमाम नियम कानूनों को ताक में रख के कांग्रेस के नेताओं ने, मंत्रियों ने धीरूभाई अंबानी को मदद की थी। पॉलिसीज़ बदली गई थी, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई थी जिससे रिलायंस समूह को तब मदद मिली। और इन मंत्रियों में बड़े बड़े नाम शामिल थे, यहाँ तक कि भारत रत्न पाए हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी, उन लोग का नाम भी उन लोगों में शामिल है जिन्होंने रिलायंस को आगे बढ़ाने में अभूतपूर्व योगदान दिया। जब राहुल गांधी ने ये आरोप लगाना शुरू किया था, राहुल गांधी जी ने, तब मुझे इसलिए यकीन नहीं होता था। मुझे लगता था ये एक विपक्षी दल के आरोप है सत्तारूढ़ दल पर। लेकिन धीरे धीरे राहुल गांधी के आरोपों को समझने का प्रयास मैंने किया और तब लगने लगा कि निश्चित तौर पर ये वर्तमान सरकार जो है हमारी केंद्र की सरकार, ये गौतम अडानी समूह को विशेष रूप से मदद करती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। अडानी जी का जो बंदरगाह है गुजरात में, वहाँ के रास्ते बड़ी मात्रा में ड्रग्स भारत में लाई गई थी। छोटे छोटे मामले में ईडी और सीबीआई विपक्षी दलों के यहाँ या जो सरकार को खटकते हैं उनके यहाँ दस्तक दे देती है, लेकिन अडानी जी के यहाँ से कई हजार करोड़ की ड्रग्स भारत में आई, उनके पोर्ट के जरिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनको देखकर राहुल गांधी के आरोपों को का सच समझ में आने लगा। अब लेकिन यह प्रमाणित हो गया है कि राहुल गांधी जो कहते थे उनमें थोड़ा बहुत दम नहीं, बहुत ज़्यादा दम है। और ये कल ही एक रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। ये रिपोर्ट अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित अखबार में कल प्रकाशित हुई है, द वॉशिंगटन पोस्ट में। बहुत पुराना अखबार है, बहुत ही ज़्यादा इसकी साख है और बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने जो कल खबर प्रकाशित की है, वो राहुल गांधी जी के आरोपों पर मुहर लगाती है। बकौल द वॉशिंगटन पोस्ट, भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस है, और जो भारत सरकार का एक उपक्रम है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसको हम LIC के नाम से जानते हैं,
इन दोनों के बीच मई 2025 में एक गुप्त योजना बनी और वही गुप्त योजना का समाचार वॉशिंगटन पोस्ट ने प्रकाशित किया है, जो अब एक नया विवाद बनकर सामने आ गया है। पोस्ट ने अपनी विशेष जांच में यह खुलासा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले उद्योगपति गौतम अडानी साहब को आर्थिक संकट से निकालने के लिए भारत की केंद्र सरकार ने एक 3.9 अरब डॉलर संख्या को समझिए, जो बनता है करीब 32,000 करोड़ रुपया, उसका एक विशेष पैकेज तैयार किया, एक विशेष योजना तैयार की। और इस योजना के तहत सरकारी स्वामित्व वाली बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा लिमिटेड को डायरेक्शन दिया गया, लिखित में निर्देशित किया गया कि वह अडानी समूह की कंपनियों में भारी निवेश करे। और ये निवेश कब करवाया गया? जब हिंडनबर्ग एक्सपोज होने के बाद अडानी समूह की साख में भारी प्रभाव पड़ा था, उनके शेयर्स की वैल्यू गिर गई थी और उनकी वित्तीय स्थिति लड़खड़ाने लगी थी। ऐसे समय में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC को मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ने इंस्ट्रक्शंस दिए, डायरेक्शन दिए कि वो अडानी समूह की कंपनियों में इन्वेस्ट करे। LIC आप जानते हैं मूल रूप से गरीब गुरबा आम आदमी की सुरक्षा के लिए बनाई गई एक जीवन बीमा कंपनी है, जिसके जरिए उनका भविष्य सुरक्षित किया जाता है। अमेरिका के न्याय विभाग ने 2024 में गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर बड़ी रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अमेरिकी मार्केट से अरबों डॉलर जुटाने के आरोप लगाए थे। यह हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद ये आरोप लगे और मुकदमा दर्ज हुआ है। अमेरिका और यूरोपीय बैंक इस घटनाक्रम के बाद से अडानी समूह को कर्ज देने में हिचकने लगे। लेकिन भारत सरकार ने कठिन समय में, जब इस कंपनी के सामने बेहद कठिन समय आ गया था, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बेहद कम हो गया था, तो एक इंटरनल खुफिया डॉक्यूमेंट तैयार किया, प्रस्ताव तैयार किया। ये द वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है, उसकी रिपोर्ट कह रही है, जिसमें LIC के फंड्स को अडानी समूह की सहायता के लिए लगाया गया। इसी दौरान अडानी समूह की पोर्ट कंपनी को अपना एक पुराना कर्ज भी चुकाना था। और आप जानते हैं ये कर्ज कितना था? ये था 585 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी कि कई हजार करोड़ रुपया। 30 मई को जब कंपनी ने अपना नया बॉन्ड इशू जारी किया, तो उसका पूरा निवेश अकेले भारतीय जीवन बीमा निगम ने किया। आप कह सकते हैं ये अडानी बीमा निगम बन गया। वित्तीय सेवा विभाग, जिसको DFS कहकर कहा जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, और जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंतर्गत है, और नीति आयोग, इन दोनों ने ऐसे दस्तावेज तैयार किए जिससे अडानी को फ़ायदा पहुंच सके। आप जानते हैं इन डॉक्यूमेंट्स में जो डायरेक्शंस LIC को दिया गया, उसमें क्या लिखा गया है? द वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार अडानी समूह में विश्वास का संकेत देना और अन्य इन्वेस्टर्स को प्रोत्साहित करना, ऐसे डायरेक्शन LIC को दिए गए। स्मरण रहे, ये वही समय था जब अडानी समूह का कुल ऋण 20% तक बढ़ चुका था। पहले से ही अमेरिका में कानूनी मुकदमों का सामना अडानी समूह करने लगा था, और उसके जो इन्वेस्टर्स थे, खासकर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, वे कंफ्यूज्ड हो गए थे कि इस ग्रुप में, इस अडानी समूह में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के बाद, जिसमें LIC को कहा गया कि वो लगभग 3.4 अरब डॉलर के बॉन्ड्स और 507 मिलियन डॉलर की इक्विटी में निवेश करे, अडानी साहब को ये पैसा दे। ये निवेश अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन एनर्जी और एक कंपनी जो अडानी ने खरीदी थी, अंबुजा सीमेंट्स, उन जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया गया। और ये जब इन्वेस्टमेंट आया तो मार्केट में उछाल आया, और जो अडानी समूह में इन्वेस्ट करने वाले प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे, निवेशक थे, वे भी एक्टिव हो। ऐसा क्यों हुआ? क्यों LIC को, जो गरीब गुरबा के जीवन बीमा करने की कंपनी है, उसका पैसा अडानी की कंपनियों में क्यों लगाया गया?
इसको समझने के लिए आपको राहुल गांधी के आरोप दोबारा से समझने होंगे कि ये सरकार हम दो हमारे दो की सरकार है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अडानी गुजरात से ही आते हैं, उनका प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत करीबी रिश्ता है। गौतम अडानी का जो कारोबारी सफ़र है ये 1991 में शुरू हुआ था मुंद्रा नाम की एक जगह से। ये बंदरगाह है जहाँ पर इस समय अडानी जी का पोर्ट है। 1991 और 1990-91 में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, अमेरिकी कंपनी जिसका नाम कारगिल है, वो वहाँ पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही थी। 3000 एकड़ ज़मीन वो वहाँ खरीदने जा रही थी, लेकिन वहाँ पर पॉलिटिकल इश्यूज़ आ गए, विवाद हो गए, तो कारगिल बैकआउट कर गई। उसी ज़मीन पर 3000 एकड़ ज़मीन पर अडानी ने अपना सबसे बड़ा बंदरगाह, निजी बंदरगाह शुरू किया। इस दौरान कहा जाता है कि उनकी पहचान नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी से हुई, जो गुजरात से आते थे, गुजरात की राजनीति में एक्टिव थे, भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में चेहरा भी थे। बाद में मोदी जी मुख्यमंत्री बन गए 2002 में। 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में थे, तब ये देखने को आया कि वे अपने चुनाव अभियानों के दौरान अडानी समूह के निजी विमानों से यात्रा करते थे। मोदी जी के सत्ता में आने के बाद अडानी समूह भारत की आर्थिक योजनाओं का प्रमुख हिस्सा बन गया। अब आप बात कर लीजिए कोल की, कोयला उत्पादन की, बात कर लीजिए आप नवीनकरणीय ऊर्जा की, जो नई ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, बंदरगाहों की बात कर लीजिए, यहाँ तक कि आप मीडिया की बात कर लीजिए। हर जगह अचानक ही गौतम अडानी जी की कंपनी छाने लगी। एनडीटीवी का अधिग्रहण कर लिया गया। एनडीटीवी आपको पता होगा अब प्रणय रॉय का नहीं है, बल्कि वो अडानी जी की कंपनी है। 2022 में तो अडानी जी उनको इतना सपोर्ट केंद्र सरकार का मिला कि वो विश्व के दूसरे सबसे बड़े आदमी बन गए। केवल एलन मस्क उनसे आगे थे। परंतु इसके कुछ महीने बाद ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, जिसने अडानी जी के साम्राज्य को हिला दिया। जनवरी 2023 में न्यूयॉर्क की ये जो रिसर्च फर्म है हिंडनबर्ग, इसने एक रिपोर्ट जारी की थी और उस पर अडानी समूह पर आरोप लगाया गया था कि उसने शेयर मूल्यों में हेराफेरी करी है और विदेशों में उसकी शेल कंपनियां हैं, यानी कि डमी कंपनियां हैं, नकली कंपनियां हैं, जिनके जरिए वो मनी लॉन्ड्रिंग करता है अडानी समूह। अडानी समूह ने इस खबर को पूरी तरह झूठा बताया था, राजनीतिक हमला कहा था, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इसकी तगड़ा रिएक्शन हुआ और उनके शेयरों में भारी गिरावट आई। और जब उनके शेयरों में भारी गिरावट आई, उस समय जो भारत के इंस्टीट्यूशंस थे, जिनमें लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC भी शामिल था, उन लोगों ने जो निवेश किया था, इन्वेस्टमेंट किया था, उसका मूल्य कई अरब डॉलर घट गया था। अमेरिका में इसके बाद अमेरिका का जो न्याय विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उसने अडानी और उनके भतीजे, अडानी मतलब गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी और 6 अन्य एग्जीक्यूटिव्स पर मुकदमे दायर किए। वो मुकदमे अभी भी चल रहे हैं। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन, कई 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी और उस रिश्वत के बदले उनको सरकारी सोलर एनर्जी के परियोजनाएं मिली। आपको यहाँ मैं बता दूँ, काम भी भारत में मिला, रिश्वत भी भारत में दी गई, लेकिन मुकदमा अमेरिका में इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि गौतम अडानी की कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है और उन्होंने अमेरिकी बाजार से बहुत ज़्यादा पैसा उठाया है। और अमेरिका के नियम कहते हैं कि यदि ये सिद्ध हो जाए कि घूस देकर, रिश्वत देकर कोई प्राइवेट कंपनी काम कर रही है, तो उसके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा चलाया जाता है। अमेरिका की जो सबसे बड़ी एजेंसी है, जैसे हमारे यहाँ CBI है, वैसे अमेरिका की एजेंसी है FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अपनी जांच की और उन्होंने पाया कि अडानी समूह पर जो रिश्वतखोरी का आरोप है वो बिल्कुल सही है। इसीलिए अडानी और उनके भतीजे तथा 6 अन्य लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए। जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स द वॉशिंगटन पोस्ट के हाथ लगे हैं, उसमें यह बताया गया है कि निवेश योजना में यह तर्क दिया गया कि अडानी समूह भारत के आर्थिक उद्देश्यों के अनुरूप काम कर रहा है, भारत के हित में काम कर रहा है, भारत का समूह है। इसलिए इसमें लिखा गया कि अडानी की कंपनियों में निवेश लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के हित में भी है, क्योंकि वो उनको
उच्च रिटर्न प्रदान करेगा, हाई रिटर्न मिलेगा कि आप अडानी के यहाँ शेयर में पैसा लगाइए तो आपको उसका भारी मुनाफा होगा। लेकिन जो इस फील्ड के जानकार हैं, आलोचक हैं, एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है ये कदम बेहद जोखिमपूर्ण और असामान्य था। जैसे वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट हेमेंद्रा हजारी कहते हैं इस मामले में कि LIC गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के धन से चलती है। ऐसे जोखिम भरे कॉरपोरेट बॉन्ड्स में अरबों का निवेश बहुत ही असामान्य है, नेचुरल नहीं है। अगर अडानी की कंपनियों को नुकसान हो गया तो इसे बचाने के लिए अंततः गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आना पड़ेगा, क्योंकि LIC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और LIC में जो पैसा लगा है वो आम जनता का लगा है। अंतर्राष्ट्रीय एक एजेंसी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसने कहा है, उसके जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा मामला द वॉशिंगटन पोस्ट सामने लेकर आया है वो स्पष्ट इशारा कर रहा है कि भारत में पूरी तरह क्रोनी कैपिटलिज्म, मित्र पूंजीवाद सक्रिय हो चुका है। अगर LIC वास्तव में एक इंडिपेंडेंट संस्था होती तो कभी भी इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करती। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक्सपर्ट्स का कहना है। भारतीय एजेंसियों ने, मैं आपको बता दूं, अडानी की कंपनियों को AAA और AA रेटिंग दी है। ये रेटिंग होती है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के आधार पर कि ये कंपनियां कितनी मजबूत हैं। तो भारत की जो रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने अडानी की कंपनियों को AAA या AA रेटिंग दी है। लेकिन जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने अडानी की कंपनियों को डाउनग्रेड करके BBB ग्रेड दिया है और इस BBB ग्रेड को निवेश की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है। रेटिंग से को देखकर ही विदेशी कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं। तो जो फिंच ने रेटिंग दी है उसके अनुसार अडानी की कंपनियों में कुछ गड़बड़ है, वहाँ इन्वेस्ट मत करिए। इसीलिए विशेषज्ञ कहते हैं कि ये जो अंतर है कि भारतीय रेटिंग एजेंसियां AAA दे रही हैं और विदेशी एजेंसियां -BBB रेटिंग कर रही हैं, वो ये बताता है कि भारत सरकार क्रोनिक कैपिटलिज्म की शिकार हो चुकी है और अडानी समूह को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अडानी की जो छवि है वो इंटरनेशनल रूप में इस समय बेहद कमज़ोर हो रही है। अमेरिकी बाज़ारों से पूंजी जुटाना अडानी जी के लिए बहुत मुश्किल का काम हो गया है। लेकिन भारत में सरकार के समर्थन से वे इस संकट से उबरने लगे हैं, क्योंकि LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत के अन्य जो सरकारी बैंक हैं और सरकारी सार्वजनिक उपकरण हैं वो जमकर अडानी जी के यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और इस कारण अडानी जी का जो साम्राज्य डगमगा रहा था वो स्थिर होने लगा है। एक एजेंसी है क्लाइमेट एनर्जी फाइनेंस, उसके डायरेक्टर हैं टिम बकली। उनका कहना है कि अडानी को अपनी संपत्तियां बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है या मॉर्गेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि भारत सरकार उन्हें सहारा दे रही है। यह भारतीय करदाताओं के पैसों से चलाई जा रही निजी साम्राज्य की कहानी है। ये विदेशी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि करदाता का पैसा है, आम गरीब गुरबा का पैसा है, कॉमन मैन का पैसा है, मिडिल क्लास का पैसा है, जिसको अडानी जी को सौंप दिया जा रहा है। तो ये कहानी दोस्तों क्या बताती है? ये जो एक्सपोज हुआ है, द वॉशिंगटन पोस्ट ने जो एक कल इतना बड़ा एक्सपोज किया है, ये बहुत स्पष्ट बता रही है कि कैसे भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बीमा कंपनी LIC को अडानी समूह की मदद के लिए लगा दिया गया है, झोंक दिया गया है। केंद्र सरकार का तर्क है कि इससे देश की आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि यह जनधन मित्रों की सुरक्षा में लगाया गया है। कौन से मित्र? वही मित्र जिनके लिए राहुल गांधी बड़े समय से कहते आ रहे हैं कि यह सरकार हम दो हमारे दो की सरकार है। भारत में LIC करोड़ों गरीब नागरिकों के बीमा प्रीमियम से चलती है। उस पैसे को आप किसी निजी उद्योगपति के लिए अरबों डॉलर की राहत के तौर पर उपयोग कर रहे हैं। ये तो जनाब डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंसी, लोकतांत्रिक पारदर्शिता पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। अगर LIC जैसी संस्था सत्ता के मित्रों को बचाने का औजार बन जाए तो ये केवल एक वित्तीय संकट नहीं है, यह एक लोकतांत्रिक संकट है। और अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश हम ऐसा होता हुआ इन दिनों देख रहे हैं। बात केवल LIC के कई हजार 32,000 करोड़ रुपया लगाने की नहीं है।
बात है कि हर जगह जो विवाद हो रहा है वो अडानी को लेकर हो रहा है। बिहार में ज़मीन दी जा रही है, मात्र कुछ 1 रुपया लीज पर अडानी जी को दी जा रही है, क्योंकि वो पावर प्लांट लगा रहे हैं। अडानी जी को इतनी सुविधाएं दी जा रही हैं, उनको इतना बड़ा आदमी बनाया जा रहा है कि पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था और उसकी पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। धन्यवाद।